हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में CGPSC AP 2016 के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 2016 में लिया था इन्होंने एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द shear force at the section of beam under bending is equal to 0, then the bending moment at the section is। इसका आंसर लिया हुआ है ऑप्शन बी, मैक्सिमम। लेकिन एक्चुअली में इसका मैक्सिमम भी और मिनिमम भी और कांस्टेंट, ये तीनों ही इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। कांस्टेंट में कैसे देखते हैं? देखो, पहला मान लो जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, एक रिलेशनशिप हमको पता है, दो पॉइंट के मोमेंट के बीच में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू द शियर फोर्स बिटवीन द सेक्शन। ठीक है, मोमेंट को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ से शियर फोर्स 0 आ जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके दोनों साइड पे कपल है, मोमेंट है। इसका जब शियर फोर्स बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम, तो वो 0 बनेगा। ठीक है, 0 बनेगा। और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो कांस्टेंट बनता है। ये रहेगा बेस। सेटिंग कर रहा है तो पॉजिटिव। बढ़िया तरीके से शियर फोर्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि शियर फोर्स 0 कब हो रहा है? शियर फोर्स 0 है, ये पूरा शियर फोर्स 0 है ए से बी तक, और बेंडिंग मोमेंट हमारा कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और अगर बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल है, मतलब कि हमारा मोमेंट फंक्शन है एक्स का, एक्स मतलब डिस्टेंस, तो उस केस में क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे करते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग क्या करते हैं? ये वाला सबको पता होगा, dm/dx इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, तो dm/dx क्या है? f, तो शियर फोर्स 0। ठीक है, शियर फोर्स 0 कब आ रहा है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए और कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए। और आंसर PSC ने उसने लिया था मैक्सिमम, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सियली लोडेड बार, मतलब लोड कैसे लगा है? उसके एक्सियल डायरेक्शन में, इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 173 मेगापास्कल। तो पूछा है द शियर स्ट्रेस इन द बार इज, ऐसा दिया हुआ है एक्सियली लोडेड। टेंशन या कंप्रेशन नहीं बोला है, हम लोग टेंशन ले रहे हैं। 173 पूछा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन 2 साइन थीटा। एक अगर वाई इस डायरेक्शन में नहीं है लोड, इसलिए, नहीं तो क्या होता? सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। अभी सिर्फ सिग्मा एक्स है, थीटा का जानकारी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टाउ मैक्स निकाल लेंगे। टाउ मैक्स के लिए क्या होता है? थीटा 45 डिग्री या फिर
135 डिग्री। तो ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरा 1 आ जाएगा और सी एस तो जाएगा सिग्मा अपॉन 2, सिग्मा है 173, 173 अपॉन 2 करेंगे तो ऑप्शन बी 86.5 हमारे पास कराएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। The maximum bending stress induced in a steel wire of modulus of elasticity, स्टील वायर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 किलोमीटर पर एम स्क्वायर, उसका डायमीटर दिया है 1 mm का। ठीक है, व्हेन वाउंड ऑन ए ड्रम ऑफ डायमीटर 1 मीटर, 1 मीटर के ड्रम में उसको हम लोग ऐसे रोल करेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है हमको, बेंडिंग स्ट्रेस वो भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं। ये वो स्टील वायर है। ठीक है, इसको बड़ा बना के मैं दिखा रहा हूँ। ये कोई स्टील वायर है, इसका डायमीटर कितना बोला है 1 mm, 1 mm इसका डायमीटर है और जिस ड्रम पे इसको रोटेट करना है उसका डायमीटर 1 मीटर है। ठीक है, मतलब 1000 mm है। इसकी न्यूट्रल एक्सिस भी हम लोग बना लेते हैं। तो बेंडिंग इक्वेशन जैसे कि सबको पता है क्या होता है, m अपॉन आई इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। क्वेश्चन में ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। ठीक है, m अपॉन आई का अभी रोल नहीं है तो हम लोग इसमें इतने से ही काम करेंगे। पूछा है बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वाई को उधर भेज दो, ई अपॉन आर इंटू वाई। वाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है। वाई वो होता है जहां पर हमको बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए। तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, उसके एक्सट्रीम फाइबर पे। ठीक है, तो यहाँ तक वाई, तो ये वाई के वाई क्या हो जाएगा, ये है 1 mm पूरा, तो ये वाई कितना हो जाएगा 1 mm बाई 2, मतलब 0.5 mm। इसको हम लोग जब ड्रम में वाउंड करेंगे तो ये ऐसे करके ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये बेंड हो जाएगा। तो इसी बेंड होने के कारण ही इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब हम लोग इसको बेंड किए तो ये आर्क अपने सेंटर से कितना, रेडियस कितना है इसका, जो रेडियस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ड्रम का रेडियस, ड्रम का डायमीटर कितना है 1 mm, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर, सॉरी, तो 1 मीटर का आधा यानी 1000 mm का आधा 500 mm। तो आर की वैल्यू है 500, तो यहाँ पुट करेंगे 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, कन्वर्ट किया न्यूटन में, आर की वैल्यू 500 है और वाई 0.5। इसको सॉल्व करेंगे, दो 0.5 10 टाइम्स 2 5 और 5,000 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यह जाएगा आंसर 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
The kinematic indeterminacy of single wave in portal fixed at the base is। सिंगल वेव मतलब ऐसा कोई फ्रेम है जिसमें बीम को गिनना है आपको, एक बीम है मतलब सिंगल वेव। यहाँ पर एक और बीम होती तो डबल वेव बोलते थे। ये भी हमारा सिंगल वेव। काइनेमेटिक इंडेटर्मिनेसी पूछा है डी के, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3J माइनस रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल नंबर प्लस रिलीज रिएक्शन। जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, रिएक्शन कितने हैं 3 3 6, नंबर 1 2 3 और रिलीज रिएक्शन 0। इसको पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 0, ये आ जाएगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 70। The order of the flexibility matrix for a structure is equal to the number of redundant force more than the number of redundant force less than या फिर equal to the number of residual force plus 3। तो ये प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स की, इसका आंसर क्या आ जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्स। रिडंडेंट फोर्स मतलब ds। जितना इसके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेसी रहेगा उतना ही हमारे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स हमारा हमेशा स्क्वायर रहेगा और उसके जो डायगोनल मेंबर है वो पॉजिटिव आएंगे और नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में। स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्या है, इसका भी स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रहेगा और इसके डायगोनल मेंबर नॉन नेगेटिव नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, और इसका ऑर्डर जैसे इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या है ds। स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात होगी तब उसका ऑर्डर क्या बोलेंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडेटर्मिनेसी, मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The unit load method used in structure analysis is applicable only to statically indeterminate structure। Incorrect, ये determinate के लिए भी यूज होता है। B another name for stiffness method, नहीं ये एक टाइप का ये फोर्स मेथड है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। An extension of maximum reciprocal theorem। Incorrect, ऑप्शन डी derived from कास्टिग्लियानो थ्योरम, ये सही है। कास्टिग्लियानो के सेकंड थ्योरम का ये मॉडिफाइड वर्जन होता है यूनिट लोड मेथड। ठीक है, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम क्या होता है, जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग लोड से उसके उस पॉइंट पे लगने वाले लोड से के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मिलता है। और अगर हम लोग मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रोटेशन मिलता है। ये कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम, इसी को जब और एक्सटेंड किया गया, इसी को मॉडिफाई करके यूनिट लोड मेथड हमारा बनाया गया है। ठीक है, ये वन से डराइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का। A two-span continuous beam having equal span each of length L। ठीक है, कंटिन्यूस बीम है, दो स्पान का, लेंथ L है, पूरे में यूडीएल लगा हुआ है। द बीम हैज कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, टीआई भी कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है द बेंडिंग मोमेंट एट द मिडिल सपोर्ट। ठीक है,
ऐसा कंटिन्यूअस बीम है। पूरे में इसमें यूडीएल लगा हुआ है। दोनों स्पान इक्वल लेंथ एल के हैं। कंटिन्यूअस बीम के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड हमारा होता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, जिसको क्लिपराउस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, एम ए प्लस 2mb L1 प्लस L2 प्लस mc इंटू L2 इज इक्वल टू -6 a1 इंटू स्मॉल a1 अपॉन लेंथ 1 का और माइनस a1 a2 स्मॉल a2 लेंथ a2। ठीक है, क्योंकि ई फ्लेक्सर रिजिडिटी यानी कि आई भी इसमें कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसलिए हमने आई वाई नहीं लिखा है। ठीक है, आई यहाँ से पूरा कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L1 रह जाएगा। अब ये सिंपल सपोर्ट है और वो भी एंड में है, तो एम ए और एम सी तो 0 हो जाएगा, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। तो बचा L1 L2 का वैल्यू हमको पता है, L है, L ये पता है, A1 A2 ये दोनों बस हमको कैलकुलेट करना है। A1 क्या होता है, उसके फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया। ठीक है, इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो जाएगा AB का ये AC। ठीक है, पूरे में यूडीएल है, यहाँ पर आएगा WL² अपॉन 8, इसकी वैल्यू WL² अपॉन 8। पहले का एरिया ये 1 है, ये 2 है। पहले का एरिया क्या हो जाएगा, 2/3 बेस L है, हाइट कितना है, WL² अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा, WL³ अपॉन 12। A1 इसका इस वाले सपोर्ट से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाता है, L/2। अब कैपिटल A2 भी सेम 2/3 बेस हाइट WL³ अपॉन 12 और A2 इस बार ये वाले C से लेकर के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो ये भी कितना हो जाएगा, L/2। ये सब वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो MB हमारा आ जाता है WL² अपॉन 8। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देख लेना, WL²/8 आता है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। The characteristic strength of concrete is defined as that compressive strength below which not more than डायरेक्ट कोडल वैल्यू है, ऑप्शन बी सबको पता होगा, बहुत आसान है, 5% ऑफ रिजल्ट फेल। मतलब 100 क्यूब अगर हमने तैयार किया है तो मैक्सिमम उसमें से 5 फेल होगा, 5 से ज़्यादा फेल नहीं होगा। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का। A reinforced concrete structure has
to be constructed along the sea coast, the minimum grade of concrete to be used, again कोडल provision M30, अदरवाइज क्या रहता है M20 रहता है, लेकिन कोस्टल एरिया के लिए मिनिमम M30 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, maximum permissible value of compaction factor for fresh green concrete। compaction factor क्या होता है? compaction factor रेशियो होता है mass of partially compacted concrete upon mass of fully compacted concrete। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। मैक्सिमम कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 बोल रहा है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। गिवन कॉम्पैक्शन फैक्टर के लिए अपने स्लम्प की वैल्यू क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं, कभी पूछ लेता है। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर, यह लेते हैं स्लम्प, स्लम्प रहेगा mm में। कॉम्पैक्शन फैक्टर की क्या यूनिट होती है? यूनिटलेस, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक। स्लम्प 25, 50, 75, 100 और 150 के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर हमारा 0.8, 0.85, 0.9, 0.92 और 0.95, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। The first moment of area about the axis of bending, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है बीम में, फॉर ए बीम क्रॉस सेक्शन, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस, शेप फैक्टर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नन ऑफ द अबव। इससे आंसर लिया है नन ऑफ द अबव। अब इसको थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एरिया का मोमेंट लिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस किसको बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन पाई, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो ये हो गया प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। मान लो कि ऐसा कोई एक बॉडी है, ठीक है, इरेगुलर शेप का, और ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, और ये भी एक एक्सिस है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस, और ये इक्वल एरिया एक्सिस। इक्वल एरिया एक्सिस वो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी हमारे ऊपर और नीचे इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। इसके हिसाब से तो इक्वल लग नहीं रहा है, लेकिन अभी समझाने के लिए बनाया। सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब बॉडी इलास्टिक स्ट्रेस है इसमें भी पूरे सारे फाइबर में। इक्वल एरिया एक्सिस में पहुंच गया मतलब पूरे हर एक फाइबर में प्लास्टिक स्ट्रेस है, और ये कहीं बीच का है, ठीक है। तो प्लास्टिक में जब पहुंच जाता है तब न्यूट्रल एक्सिस और कोइंसाइड कर जाता है इक्वल एरिया एक्सिस के साथ, और जब बॉडी इलास्टिक रहता है तब न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड कर जाता है
सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ। ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये रहेगा हमारा इक्वल एरिया एक्सिस। इसके अबाउट हमारा बॉडी का एरिया डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे, तो इधर से ऊपर वाले के सेंट्रोइड का डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं y1 बार, और इस एक्सिस से नीचे को बोल देते हैं y2 बार। ठीक है, इसका जब समेशन करेंगे एरिया का मोमेंट लेंगे, ऊपर का एरिया कितना है, आधा एरिया, इसका मोमेंट एक्सिस पे अबाउट y1 बार, और नीचे वाले एरिया का भी लेंगे मोमेंट y2 बार। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। a/2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y1 बार y2 बार। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का करेक्ट डेफिनेशन हो जाता है समेशन ऑफ एरिया अबाउट द इक्वल एरिया एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो शायद क्वेश्चन में ऐसा पूरा लिखा नहीं हुआ है, इसलिए सेक्शन मॉडुलस को पीएससी ने लिया नहीं, बाकी जो भी है नन ऑफ द अबव लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। Number of independent elastic constant for a linear elastic isotropic and homogeneous material is। इसका आंसर सबको पता है, क्या हो जाता है आंसर 2 आइसोट्रोपिक के लिए। ऑर्थोट्रोपिक बोलता तो 9, ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 और नॉन आइसोट्रोपिक के लिए 21, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए 21 और आइसोट्रोपिक के लिए 2 कौन कौन से, मॉडुलस इलास्टिसिटी और टॉलरेंस रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। The permissible bending tensile stress in the concrete for vertical wall of a RCC water tank made of M25 concrete. Direct कोडल वैल्यू कौन सा कोड लगता है वाटर टैंक के लिए, IS 3370 और IS 456। कुछ वैल्यू इसकी चला लेते हैं और कुछ वैल्यू इससे लेते हैं। ठीक है, तो इस कोड के हिसाब से आंसर 1.8 लिखना। ये designing a water tank liquid distribution is done as per IS 3370 part 1 to 4 और IS 456 अपना RCC वाला जो पढ़ते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है कोडल प्रोविजन ऑफ IS 3370 स्ट्रेस डेवलप इन कॉन्टिन्यूइंग टेंशन, ये वाला पूछा हुआ है हमारे क्वेश्चन में M25 के लिए, तो 1.8 ले लिया, और किसी के लिए पूछेगा तो इसमें से देख लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील नियर वाटर सरफेस। टेबल 4 का परमिसिबल स्ट्रेस माइल्ड स्टील के लिए और हायर स्ट्रेंथ के लिए 100, टेंशन और कंप्रेशन में 115, 125 और हायर ग्रेड के लिए टेंशन में 130 और 140। ये 1 सिग्मा सीसी और सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन, इसकी वैल्यू, और सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अंडर बेंडिंग कंप्रेशन। तो इन दोनों की वैल्यू जैसे IS 456 में रहती है वाटर टैंक के लिए भी सेम चलेगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो भी है मॉडुलर रेशियो, शियर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस, ये सब की वैल्यू, एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम कवर, ये सब भी IS 456 के हिसाब से चलेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें
fatigue life of welded steel structure, fatigue life of riveted, welded और riveted का फटीग लाइफ का रेशियो इसमें देखते हैं। एक मिनट और कलर चेंज कर दें। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 1। देखो रिवेट कहाँ यूज होता है, रिवेट यूज होता है हमारे जहाँ डायनामिक लोडिंग आती है, जैसे कि रेलवे ब्रिज है ये सब वगैरह में, ठीक है, डायनामिक लोडिंग के लिए। और वेल्डेड यूज होता है स्टैटिक लोडिंग के लिए। डायनामिक के लिए इसको यूज नहीं करते क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन ब्रिटल मटेरियल होता है, तो डायनामिक में वो प्रोवाइडेड अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो डायनामिक लोडिंग में रिवेटेड यूज करते हैं इसको, इसीलिए परमानेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और वोल्टेड कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है वहां पे हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं। तो वेल्डेड और रिवेटेड का रेशियो हम लोग कर रहे हैं, वेल्डेड और रिवेटेड का। तो ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा देखने को मिल रही है, डायनामिक लोडिंग को भी ये झेल लेता है। तो डिनोमिनेटर में जब बड़ी वैल्यू रहेगी तो उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, स्मॉलर देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्मॉलर देन 1। आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।